नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक के बारे में जाना था। पहला था बोन मैरो के बारे में हमने जानकारी ले ली थी कि कहाँ पाया जाता है, उसमें से क्या क्या चीज का उत्सर्जन होता है या क्या क्या चीज का निर्माण होता है बोन मैरो से। दूसरा हमने स्प्लीन यानी प्लीहा के बारे में जान लिया था कि कैसे प्लीहा हमारे ब्लड को छानने का काम करता है, संक्रमण से बचाने का काम करता है। फिर इसके बाद हमने जाना था दोस्तों, लिम्फ होता है या लसिका होता है, उसका फंक्शन क्या होता है और कैसे ब्लड में वो मिल करके हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दोस्तों, आज हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में जानेंगे, यानी रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का बनना या थक्का जमना भी कह सकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग भी कह सकते हैं। कैसे प्रक्रिया होती है, क्या होती है, सब कुछ जानेंगे। दोस्तों, जो ब्लड होता है उसका फंक्शन तो आपने ऑलरेडी जान ही लिया है कि यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले आने का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले आने का काम करता है, पोषक तत्वों को ले आने का काम करता है और हार्मोन्स वगैरह जितने भी होते हैं उनको हमारे पूरे बॉडी में इधर से उधर पहुंचाता रहता है। यहां तक तो आपने जान लिया था दोस्तों। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीजें चलिए दोस्तों, अब हम सारी प्रक्रियाएं जान लेते हैं। दोस्तों, आपने पिछले लेक्चर में ब्लड के फंक्शन के बारे में सारी चीजें जान लिया था कि कैसे ब्लड जो होता है, रक्त जो होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, सारे बॉडी को पहुंचाता है। बॉडी अपना एनर्जी प्रोवाइड करती है, किससे? ऑक्सीजन से। सारे न्यूट्रिशन को ले जाता है, सारे पोषक पदार्थों को हर एक अंग में ले जाता है। सारे जितने भी हार्मोन्स है वो उनका भी वहन कौन करता है? ब्लड करता है। इस वजह से ब्लड का हमारे बॉडी में काफी महत्वपूर्ण रोल होता है। यह हर एक अंग को आपस में कनेक्ट करने का भी काम करता है। मान लीजिए कि ब्लड ना हो तो क्या दिक्कत आएगी? ब्लड नहीं होगा दोस्तों तो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा अंग को, जिसकी वजह से सारे अंग अपना काम करना बंद कर देते हैं। इस वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन अति आवश्यक है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज वेरी नेसेसरी इन आवर बॉडी। तो इस वजह से दोस्तों इतना जरूरी हो जाता है ब्लड हमारे बॉडी में कि उसको हमारे ब्लड के नसों में या आर्टरी या वेन में बहना निरंतर आवश्यक हो जाता है। जब शरीर में ब्लड की कमी होगी तो समझ लीजिए कि आपकी जो एफिशिएंसी है या जो क्षमता है वह घट जाएगी। इस वजह से दोस्तों हमारे बॉडी में ब्लड का होना बहुत ही जरूरी है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जो स्टूडेंट गांव से रिलेटेड होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हालांकि वो जो शहर में रहते हैं उनको भी मैं अच्छे से समझा रहा हूं। ध्यान देना दोस्तों, आप खेत में पानी भराने जानते हैं, पानी लगाना खेतों को। तो पानी लेके जा रहे हैं आप नाली के माध्यम से। ये क्या है? नाली। नाली के माध्यम से आप पानी को लेके जा रहे हैं। पानी में क्या है? पोषक तत्व है। क्या है? पोषक तत्व। अब ये आपका खेत है, ये आपका खेत है। यहां पे पानी जाना है, यहां पे पानी जाना है। ये क्या है? खेत है। अब दोस्तों जब ये पोषक तत्व यानी पानी खेत में पहुंचेगा तभी तो यहां से पौधे जनरेट होंगे या पौधे बड़े होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ पे पौधे आपके बड़े हो रहे हैं पानी पाकर। लेकिन किसी कारणवश या किसी आपके पट्टीदार ने या किसी दुश्मन ने ये नाली यहां से काट दिया। क्या करा? काट दिया। और उसका खेत यहाँ पे है। तो ये जब नाली काट देगा दोस्तों तो क्या ये पोषक तत्व इधर आने लगेंगे? कुछ तो इधर जाएंगे लेकिन कुछ इधर भी आने लगेंगे। तो जो ये बाहर निकल रहा है पोषक तत्व, जो ये बाहर निकल रहा है पानी, क्या इस खेत के लिए उपयोगी है?
दोस्तों जो ये पानी बाहर निकल रहा है, तो पानी जब बाहर निकल रहा है तो इस खेत के लिए कम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जो इस खेत के लिए हम पानी लेके जा रहे थे, इस खेत के लिए पानी कम पड़ जाएगा। इसी वजह से दोस्तों इस पानी को रोकना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारे बॉडी में भी जो वेसल्स होते हैं या जो नलिकाएं होती हैं रक्त को ले जाने के लिए, वह इस नाली की तरह काम करती हैं। और जो ब्लड यानी पानी होता है जो पोषक तत्वों को ले जाती हैं, वह ब्लड की तरह काम करने लगता है। जैसे हमारे शरीर में ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लीडिंग होती है यानी कहीं चोट लग जाती है, कट हो जाता है, तो वहां से क्या होता है, पोषक तत्वों के रूप में ब्लड बाहर निकलने लगता है। जब ब्लड बाहर निकलने लगता है तो उसको रोकना काफी आवश्यक हो जाता है, बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यदि हम उसको नहीं रोकेंगे तो हमारे शरीर में जो ये पानी जा रहा होता है खेतों में, वो इधर ही रह जाएगा, हमारा खेत सारा सूख जाएगा। वैसे हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी। अब दोस्तों ये जो नाली होता है, इसके बंद करने की जो प्रक्रिया होती है, ब्लॉक करने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को कहते हैं रक्त का थक्का बनना या जमना, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। और ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं ब्लड को क्लॉट करने की, इस सारी प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, कैस्केडिंग कहते हैं। यहां तक क्लियर? चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का बनना कितनी आवश्यक है। चलिए दोस्तों, अब जो ब्लड क्लॉटिंग है उसको हम डीप में जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल अपने आप को कंसंट्रेट होकर के सारी चीजों को फोकस करना। हमने देखा था दोस्तों कि जब ब्लड का कंपोजिशन पढ़ा रहा था, ब्लड का कंपोजिशन पढ़ा रहा था, तो इसमें लिक्विड पार्ट भी था और सॉलिड पार्ट भी था। सॉलिड पार्ट 3 भागों में बटा हुआ था। पहला था आरबीसी, दूसरा था डब्ल्यूबीसी और तीसरा था प्लेटलेट्स। जो लिक्विड पार्ट था वह क्या था, प्लाज्मा था। प्लाज्मा था और प्लाज्मा के अंदर 3 प्रोटीन पाए जाते थे। पहला प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन और तीसरा एंटीबॉडी। ये चीज आपको ध्यान होगा दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने करा दिया है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोला जाता था टेक्निकल भाषा में, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को क्या बोलते थे, थ्रोम्बोसाइट। जब मैं प्लेटलेट्स पढ़ा रहा था तो वहां पे बताया था आपको, ये जो प्लेटलेट्स होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। यहां तक तो याद होगा। दूसरा, जब प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन बताया था, वहां भी हमने बताया था कि ये ब्लड क्लॉटिंग में ये भी मदद करता है। तो अब देख लेते हैं कि दोस्तों कैसे मदद करता है, क्या प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होता है। चलिए दोस्तों, ये जो थ्रोम्बोसाइट है उसको हम ले लेते हैं। थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स, हमने लिया थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं। जब थ्रोम्बोसाइट, अब इसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों, जो प्लेटलेट्स होता है उनका फंक्शन क्या होता है। अब मान लेते हैं दोस्तों यहां हमारा कट हो गया, तो जैसे ही कट होगा तो बहुत सारे मिक्स एयर हमारे बॉडी में एंटर करेंगे। तो प्लेटलेट समझ जाएगा, ये जो थ्रोम्बोसाइट है दोस्तों, ये समझ जाएगा कि ये जो मिक्स एयर आ रहे हैं वो हमारे हीमोग्लोबिन से होकर जो ऑक्सीजन आता है उससे नहीं आ रहे हैं। इस वजह से ये जो थ्रोम्बोसाइट है वो पूरे ब्लड में आगाह कर देगा कि कहीं ब्लीडिंग हो रही है दोस्तों, कहीं पे कट हो गया है, हमें जल्दी से उस ब्लीडिंग को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो सारा ब्लड हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो सारे जो प्लेटलेट्स हैं वह इकट्ठा हो जाते हैं कहां, जहां पे कट हुआ रहता है। तो वहां पे जैसे ही वो पहुंचते हैं तो वहां उनका मुलाकात होता है ऑक्सीजन से। जैसे ही थ्रोम्बोसाइट ऑक्सीजन से मिलता है, ये क्या बना लेता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। क्या बना लेता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बना लेता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन।
ध्यान देना दोस्तों, जैसे ही थ्रोम्बोसाइट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है, लेकिन जैसे ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है इसके अंदर कैपेसिटी नहीं रहती है कि वो ब्लड के प्रवाह को रोक सके, यानी ब्लड को क्लॉट कर सके। फिर ये क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है दोस्तों, यह किससे मिलता है, कैल्शियम भाई साहब से मिलता है, और एक भाई साहब और से मिलता है जो हम बताए थे प्लाज्मा के अंदर जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है उससे मिलता है। जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है उससे मिलने के बाद यह किस में कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन में। ध्यान देना दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट जो होता है ऑक्सीजन से मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन के पास उतनी कैपेसिटी नहीं रहती है कि ब्लड को क्लॉट कर पाए, वह दूसरों से मदद लेता है। किससे मदद लेता है वो, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है कैल्शियम से मदद लेता है और प्रोथ्रोम्बिन से मदद लेता है। और अब दोस्तों थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन मिलकर क्या बनाते हैं, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन के अंदर भी अभी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है कि वो ब्लड को क्लॉट कर पाए। फिर ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ये थ्रोम्बिन क्या करता है दोस्तों, प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाले पहले प्रोटीन जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, उसका तो यूज हो चुका है। जो दूसरा प्रोटीन है दोस्तों जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन, क्या नाम है, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन। अब ये फाइब्रिनोजेन से जब मिलता है कौन सा, थ्रोम्बिन, तो ये बना देता है फाइब्रिन। क्या बना देता है, फाइब्रिन। और ये जब फाइब्रिन बनता है दोस्तों तो यह एक जालीनुमा संरचना बन जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये जहां पे भी कट हुआ रहता है वो वहां पे यहाँ पे इस तरह का एक जालीनुमा संरचना बन जाता है। और जब ये फाइब्रिन के साथ जब रुधिराणु मिल जाते हैं, रुधिराणु कहने का अर्थ है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो बचा हुआ प्लेटलेट्स होते हैं, जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें आकर के फंसने लगते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जो रुधिराणु होते हैं वह यहाँ पे रुकना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड का प्रवाह होता है वह कम होने लगता है। लेकिन ये जो गैप होता है बीच बीच में, इससे निकल के प्लाज्मा बाहर निकल जाता है। जब आपके बॉडी पार्ट में कहीं कट हो जाता है तो आप देखे होंगे दोस्तों, जहां कट होता है वहां तो थक्का बनने लगता है, लेकिन कुछ पानी टाइप का मटेरियल बाहर आता है, वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा आता है कि बहुत सारे जो रुधिराणु यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लाज्मा का बाहर जाना होता है वो भी बंद हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, यानी रक्त का थक्का बनना। जब ये रक्त का थक्का बन जाता है तो प्रॉपरली जैसे ब्लड वेसल्स बंद के कंडीशन में होता है वैसे बंद हो जाता है, अंदर फिर से वैसे ही सारी सुकून और शांति हो जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर। तो इन सारे प्रोसेस को कहते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस के अंतर्गत ही रक्त का थक्का बनता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं। जो प्लेटलेट्स होते हैं वह छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे ही कहीं ब्लीडिंग होती है या कहीं कट हो जाता है वह सारे प्लेटलेट्स, जिसको हम टेक्निकल भाषा में थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, वह कटे हुए स्थान पे पहुंच जाते हैं और ऑक्सीजन से मिलके थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि ब्लड को क्लॉट कर सके, इस वजह से वो मदद लेती है किसका, कैल्शियम का और प्रोथ्रोम्बिन का। ये सारी चीजें मिलकर के क्या बनाता है, थ्रोम्बिन बनाता है।
थ्रोम्बिन के अंदर भी उतनी ताकत नहीं होती है। तो क्या करता है थ्रोम्बिन, क्या करता है फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर के फाइब्रिन का निर्माण करता है। फाइब्रिन एक जालनुमा संरचना होता है, जहां पे कटिंग होती है वहां पे जाकर वो चिपक जाता है। फिर इसके बाद चिपकने के बाद जितने भी रुधिराणु होते हैं उस पे बैठने लगते हैं, और जब बैठने लगते हैं जालनुमा संरचना पे, जैसे आपने देखा होगा कहीं भी नाली बनती है तो नाली के ऊपर या नाली के ऊपर एक जाल टाइप का डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से जो पानी होता है वह पाइप में तो चला जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े बूंदे होती हैं वह रुक जाती हैं। कुछ समय बाद ऐसा भी होता है कि बहुत सारे पार्टिकल उस नाली को जाम कर देते हैं और पानी बाहर निकलने लगता है, यानी पानी पूरी तरह से रुक जाता है। ठीक वैसा ही प्रक्रिया होता है, नाली जाम हो जाएगी तो ब्लड का बाहर निकलना बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके आगे चलते हैं। दोस्तों ये जो प्रक्रियाएं होती हैं कैस्केडिंग का या ब्लड का क्लॉट होने का, वो 5 मिनट के अंदर होती हैं सारी प्रक्रियाएं। इससे जुड़ी एक बीमारी भी है जिसे कहते हैं हीमोफीलिया डिजीज। क्या कहते हैं हीमोफीलिया, क्या कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है दोस्तों, इस रोग में जो ब्लड का क्लॉट होता है वह होना बंद हो जाता है, यानी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। तो जब ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी तो सारे ब्लड क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाएंगे और आपके ऑर्गन जो अंग है वो काम करना बंद कर देते हैं। इस प्रकार की बीमारी इंग्लैंड के महारानी रानी विक्टोरिया को हुआ था। इस वजह से ये जो हीमोफीलिया डिजीज है उसे रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों जो ब्लड वेसल्स होता है, जो ब्लड वेसल्स होता है यानी रक्त वाहिकाएं जो होती हैं, इसके अंदर क्या बहता है, ब्लड बहता है। इसमें सॉलिड पार्ट भी होते हैं, लिक्विड पार्ट भी होते हैं। जो सॉलिड पार्ट होते हैं उसे रुधिराणु कहते हैं, ये हमने ऑलरेडी जान चुके हैं। तो दोस्तों जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है, क्या ब्लड वेसल्स के अंदर इसकी क्लॉटिंग होना अच्छी बात है या बुरी बात है। मान लीजिए ये क्लॉटिंग हो गया तो ये अच्छा है या बुरा है ये वेसल्स के लिए। दोस्तों यह बहुत ही बुरा है। क्या है, बुरा है, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर जब ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी तो इधर से जो रक्त जाते हैं आगे की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे, नसें ब्लॉक हो जाएंगी। जब नसें ब्लॉक हो जाएंगी दोस्तों, तो जो हृदय होता है, जो हृदय होता है जो ब्लड को पंप करता है, ये सारी चीजों को जब पंप करता है तो पंप करने में इसको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। जो 120 होता है इससे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। जब इससे ज्यादा ये प्रेशर लगाएगा दोस्तों, तो इसकी जो मसल्स होती हैं, 3 लेयर जो होती हैं, ये फटने के चांसेस होते हैं और यहाँ से जो ब्लड है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस वजह से ब्लड के अंदर क्लॉटिंग नहीं होना चाहिए। तो नसों के अंदर जो ब्लड की क्लॉटिंग रोकने के लिए होता है, वह कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं जो ब्लड वेसल्स के अंदर यानी रक्त वाहिकाओं के अंदर ब्लड को जमने नहीं देते हैं। और दोस्तों जो प्रोटीन इसे जमने से रोकता है, उस सारे प्रोटीन को क्या कहते हैं, एंटी कोआगुलेशन कहते हैं, एंटी कोआगुलेशन कहते हैं। दोस्तों ब्लड की क्लॉटिंग को कहते हैं कोआगुलेशन, लेकिन जो ब्लड के दोस्तों जो ब्लड को क्लॉट करने का काम होता है उसको कहते हैं कोआगुलेशन, लेकिन जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है उसको कहते हैं एंटी कोआगुलेशन। ये 3 प्रकार के होते हैं एंटी कोआगुलेशन, ऐसे यहां पे लिख देते हैं। पहला होता है हिपेरिन, क्या होता है, हिपेरिन। दूसरा होता है एंटी थ्रोम्बिन, क्या कहते हैं, एंटी थ्रोम्बिन। और तीसरा है प्रोटीन सी और प्रोटीन एस। दोस्तों इन सारी चीजों के बारे में आपको बाद में जानना है, यानी डीप में बहुत ज्यादा नहीं जानना है। आप बस ये जान लीजिए दोस्तों कि जो ब्लड को क्लॉट होने यानी जमने से रोकता है ब्लड वेसल्स के अंदर, उसे क्या कहते हैं, एंटी कोआगुलेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
एक चीज बताना भूल गया दोस्तों, जो एंटी कोआगुलेशन होता है वह एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो ब्लड होता है ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं जमता है, और जो प्रोटीन इसमें काम करते हैं, जमने नहीं देते हैं, उन सारे प्रोटीनों को कहते हैं एंटी कोआगुलेंट। क्या बोलते हैं? एंटी कोआगुलेंट। और एंटी कोआगुलेंट में ये 3-4 चीजें आती हैं। पहला हिपेरिन, फिर एंटीथ्रोम्बिन, और दूसरा प्रोटीन सी और प्रोटीन एस। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या करता है? ये बहुत ही पावरफुल होता है। क्या होता है? हिपेरिन बहुत ही पावरफुल होता है। जैसे जब तक ये ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है, अब हम इसको मिटा करके फिर से समझा देते हैं, ये बहुत ही शक्तिशाली होता है। जब हिपेरिन हमारे ब्लड के वेसल्स के अंदर यानी रक्त वाहिकाओं के अंदर रहता है, ये बहुत ही ताकतवर रहता है। ये क्या करता है? ऐसे चलता है और पीछे सारे ब्लड चलते हैं। तो जो ये हेपेरिन होता है वो बिल्कुल सीना तान के आगे चलता है। देखता हूं कौन ब्लड का थक्का जमाता है, देखता हूं कौन ब्लड का थक्का जमाता है। और जो प्लाज्मा के साथ फाइब्रोनोजन होता है, प्लाज्मा के साथ प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्लेटलेट्स वगैरह जो होते हैं वो दुबक के चलते हैं। इधर कहते भैया कौन जमाएगा थक्का जमाने, हिपेरिन है ये मार डालेगा साला। तो जब तक हिपेरिन होता है तब तक इनकी औकात नहीं है कि ब्लड को क्लॉट कर पाए। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे ही ब्लड के अंदर कोई कट हो जाता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में मौजूद एयर जो आता है हमारे शरीर में, तो ये हिपेरिन समझ जाता है कि ये तो हमारा दुश्मन आ गया, और ये ऑक्सीजन मिलते ही, एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन होता है उसके मिलते ही हिपेरिन क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। हिपेरिन क्या हो जाता है? डेड हो जाता है, हिपेरिन मर जाता है। जैसे ही हिपेरिन मरता है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजेन, प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाते हैं, या मर गया दुश्मन, अब हमें क्लॉटिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सारे क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। तो जैसे ही एक्टिव होते हैं तो जो प्लेटलेट्स होता है दोस्तों, जिसे हम थ्रम्बोसाइट कहते हैं, वो अपनी प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। थ्रम्बोसाइट किससे मिलेगा? एयर से मिलेगा, ऑक्सीजन से मिलेगा, तो थ्रम्बोप्लास्टिन बना देगा। अब थ्रम्बोप्लास्टिन बनने के बाद वह कैल्शियम से मिलेगा, फिर प्रोथ्रोम्बिन से मिलेगा तो थ्रोम्बिन बना देगा। और थ्रोम्बिन जो होता है वह किससे मिलेगा? थ्रोम्बिन क्या होता है दोस्तों? वह फाइब्रिनोजेन से मिलेगा और फाइब्रिन बना देगा। जैसे ही फाइब्रिन बनाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक जालीनुमा संरचना तैयार हो जाएगी। अब ये जब जालीनुमा संरचना तैयार हो गई तो यहाँ से भी जितने भी रुधिराणु होते हैं यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये रुधिराणु इकट्ठा हो जाते हैं तो यह जो ब्लॉकेज होता है, जो कट होता है, ये पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब जो ब्लड है दोस्तों, ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिका के अंदर प्रॉपरली जिस कंडीशन में पहले बह रहे थे या जा रहे थे वैसे जाने लगते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। दोस्तों जो वेनम होता है सर्फ का, या सर्फ का जो जहर होता है, वह 2 प्रकार के टॉक्सिक पदार्थ होते हैं। एक होता है न्यूरोटॉक्सिक और दूसरा होता है हेमोटॉक्सिक। जो न्यूरोटॉक्सिक होता है वो डायरेक्ट ब्रेन पे अटैक करता है, जिससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। वो कंफर्म हो जाती है कि इसकी मौत होना ही है, क्योंकि न्यूरोटॉक्सिक जब वो सब्सटेंसेस छोड़ता है हमारे बॉडी में तो वो ब्रेन का कनेक्शन ही तोड़ देता है हमारे बॉडी से, जिसकी वजह से सारे जो अंग होते हैं काम करना बंद कर देते हैं। जबकि जो हीमोटॉक्सिक जो सर्फ होते हैं, जिनके अंदर हीमोटॉक्सिक पाया जाता है, यानी हीमोटॉक्सिक वाले जो साफ होते हैं, वो क्या करते हैं? जो ब्लड होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, रक्त वाहिकाओं के अंदर, उसको जमाना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? जमाना। अब जैसे ही ये जम जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर, रक्त का प्रवाह रुक जाएगा, जिसकी वजह से हर एक अंग काम करना बंद कर देगा और आपके मुंह से झाग वगैरह निकलने लगेगा और आपकी मौत हो जाएगी। तो हीमोटॉक्सिक में क्या होता है? ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है नसों के अंदर।
अब दोस्तों एक चीज और जान लेते हैं कि जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का बनता है, तो जब इन सारी चीजों को हमने देख लिया तो आपको क्या लगता है कि विटामिन के बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है? बताइए। अब दोस्तों हम जान लेते हैं विटामिन के का फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में या हमारे ब्लड में। दोस्तों जो विटामिन के होता है वह ब्लड के क्लॉटिंग का जो रिएक्शन होता है उसके रिएक्शन को तेज कर देता है, और दूसरा यह खून को क्या करता है, गाढ़ा कर देता है। यदि बहुत ज्यादा विटामिन के की मात्रा हमारे ब्लड में हो जाती है तो खून क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। और जब गाढ़ा हो जाएगा, जब हमारा रक्त गाढ़ा हो जाएगा तो जो हृदय होता है वो जो सिस्टोलिक प्रेशर जनरेट करता है 120, उससे हमारा ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में बहुत ही मेहनत पड़ती है। इसके लिए इस प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। जब ये हृदय प्रेशर को बढ़ाता है तो इसके अंदर हार्ट अटैक आने के चांसेस हो सकते हैं, यानी ये जो नसें होती हैं, मसल्स मांसपेशियां होती हैं, वो फट सकती हैं। तो दोस्तों ये रहा ब्लड क्लॉटिंग का पूरा कंसेप्ट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय